जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त जय स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल पर पीवाईक्यू की इस सीरीज में। हम इकोनॉमी के पीवाईक्यू कर रहे थे जिसके अंदर टॉपिक था बैंकिंग प्रणाली वित्त बीमा प्रिवेंशन। यूपीएससी के पीवाईक्यूज जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, हमने बता भी रखा है पिछले वीडियोज में कि कितने रिपीट हो रहे हैं। हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और इकोनॉमी में भी 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, आज हमें थर्ड लेक्चर करना है। 2016 से क्वेश्चन करने हैं, 2024 से 2017 तक के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप नए हैं तो जाइए, थोड़ा सा विचरण कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आपको आपके काम की बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। भारत में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से भुगतान बैंकों यानी पेमेंट बैंक्स की स्थापना की जा रही है। इस दृष्टि से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही है या गलत है पूछा, उस पर ऑलरेडी आप सर्किल बनाकर रखेंगे क्योंकि इससे 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं सही ना करने से। ठीक है, तो गलत पूछा कि सही, इस पर आप सर्किल अवश्य करिएगा, हैबिचुअल हो जाइए आप इस चीज़ों से। नंबर 1 पूछ रहा है, जिन मोबाइल टेलीफोन कंपनियों और सुपर बाजार श्रृंखलाओं का स्वामित्व एवं नियंत्रण भारतीय व्यक्तियों के पास है, वे भुगतान बैंकों के प्रवर्तक होने के योग्य हैं। नंबर 2, भुगतान बैंक क्रेडिट कार्ड एवं डेबिट कार्ड दोनों जारी कर सकते हैं। नंबर 3, भुगतान बैंक ऋण देने के कार्यकलाप नहीं कर सकते हैं। भुगतान बैंक जैसे आप देखते होंगे एयरटेल पेमेंट बैंक है, पेटीएम पेमेंट बैंक है। ठीक है, तो वह क्या क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों जारी कर सकते हैं? अगर आपको इतना भी पता होता तो आंसर आपको बी मिल जाता। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप दूसरे को गलत करेंगे तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे और आंसर आपको मिल जाएगा, क्योंकि भुगतान बैंक क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों जारी नहीं कर सकते हैं। यूपीएससी के पीवाईक्यू लगाने से आपको उसकी अप्रोच भी पता चलेगी, जिससे आप 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही करके आ सकते हैं अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो। चलिए पढ़ लेते हैं, क्योंकि भुगतान बैंक हमेशा ही चर्चा में रहेगा जब तक ऑनलाइन चीज़ें चलती रहेंगी। वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से स्थापित पेमेंट बैंक ग्राहकों को एटीएम डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, परंतु ये बैंक नियमित बैंकों की तरह कर्ज नहीं दे सकते। याद रखिएगा, पेमेंट बैंक डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं लेकिन नियमित बैंकों की तरह ये कर्ज नहीं दे सकते, अर्थात क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते। पेमेंट बैंक के लिए रिजर्व बैंक ने 2013 में डिस्कशन पेपर जारी किया था। इसके बाद नचिकेत मोर समिति, कौन सी समिति है? समितियां बहुत महत्वपूर्ण है। आप समितियां एक पेज बना लीजिए, उस पर लिखते रहिए किसी भी चीज़ को कि ये समिति किस लिए थी, वह समिति किस लिए थी, रंगराजन समिति किस लिए थी। ठीक है, हर समिति को आपको लिखना है क्योंकि ये आपके मेंस में भी काम आएगा और प्रीलिम्स में तो पूछा ही जाता है। तत्पश्चात रिजर्व बैंक ने पेमेंट बैंक हेतु लाइसेंस जारी करने के लिए नियम कानून तय किए। प्रवर्तक कंपनियों का स्वामित्व भारतीय व्यक्तियों के पास होना आवश्यक है। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है, देखो, भुगतान बैंक की प्रवर्तक कंपनियों का स्वामित्व किसके पास? भारतीय व्यक्तियों के पास होना आवश्यक है। यहाँ पर भारतीय व्यक्तियों की बात कही गई है। ठीक है, इससे पहले मैंने कल एक क्वेश्चन छोड़ा था, वो बता दूं जो आपसे पूछा था आपने कमेंट करने के लिए। 4th क्वेश्चन जो था, एकीकृत भुगतान प्रणाली यानी यूपीआई को कार्यान्वित करने में कौन सा सर्वाधिक संभाव्य है? तो आप जैसे पढ़ेंगे इसको तो लगेगा लगभग 2 दशकों में पूरी तरह भौतिक मुद्रा का डिजिटल मुद्रा स्थान ले लेगी। इसका मतलब कह रहा है कि क्या नोट खत्म हो जाएंगे यूपीआई की वजह से? तो ऐसा कभी आपको संभव लग रहा है कि यूपीआई इतना चलने लगेगा कि नोट ही नहीं चलेंगे, सिक्का चलेंगे ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मुद्रा चलेगी? ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट, एफडीआई अंतर्वाह में भारी वृद्धि होगी। तो आपको लगता है यूपीआई ऑनलाइन होने से बाहर से लोग हमारे यहाँ पैसा लाना शुरू कर देंगे? ये कुछ सिस्टम समझ में नहीं आया। एफडीआई का मतलब क्या है? बाहर के लोग हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें। तो हमारे यहाँ यूपीआई चल रहा है, इससे एफडीआई का क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं है। तीसरा है, निर्धन व्यक्तियों को सब्सिडीज का प्रत्यक्ष अंतरण बहुत प्रभावकारी होगा। अब
प्रत्यक्ष अंतरण क्या होता है? ये बैंक है किसी का, ये सरकार का बैंक है, सरकार ने यहाँ ट्रांसफर कर दिया। अब इसमें यूपीआई का क्या लेना देना? यूपीआई हो या ना हो, डायरेक्ट ट्रांसफर तो हो ही सकता है ना बैंक टू बैंक, तो इसका भी कोई लेना देना नहीं है। तो ये यूपीआई वाला जो आंसर था उसका आंसर था ए, ऑनलाइन भुगतानों के लिए मोबाइल वॉलेट आवश्यक नहीं होंगे। तो कई बार अगर आपको डाउट हो तो आप क्वेश्चन के 3 स्टेटमेंट को गलत करके भी आप चौथे सही स्टेटमेंट पर जा सकते हैं। तो ये कल का क्वेश्चन यानी पिछले वीडियो का क्वेश्चन था जिसका आंसर ए होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन आज का देखते हैं। कोर बैंकिंग समाधान पद कभी कभी समाचारों में देखा जाता है। तो आप देखते हैं करंट अफेयर्स कैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पद इसका सही वर्णन करता है? क्या है? कोर बैंकिंग समाधान। तो नंबर 1 स्टेटमेंट है, यह बैंक की शाखाओं का वह तंत्र है जो उपभोक्ताओं को अपने खातों का संचालन बैंक की किसी भी शाखा से कर सकने की सुविधा देता है। यानी वह किसी भी बैंक शाखा से अपना संचालन कर सकते हैं, चाहे उन्होंने अपना खाता कहीं भी खोल रखा हो। मेरा खाता मान लो लखनऊ में है, मैं बेंगलुरु शिफ्ट हुआ तो उसी की जो शाखा बेंगलुरु में होगी वहाँ मैं संचालन कर लूँगा। इसे कोर बैंकिंग समाधान कहते हैं। क्या? दूसरा, यह व्यावसायिक बैंकों पर कंप्यूटरीकरण के माध्यम से आरबीआई का नियंत्रण बढ़ाने का प्रयास करता है। तीसरा, यह एक विस्तृत प्रक्रिया है जिसके द्वारा विशाल अनर्जक यानी नॉन परफॉर्मिंग परिसंपत्ति वाले बैंक का अधिग्रहण दूसरे बैंक द्वारा कर लिया गया है। पहली बात एक बता दूं, आप जब भी इकोनॉमी पढ़ें भाई साहब बहन जी प्लीज़, मैं भी हिंदी मीडियम का हूँ, बहुत ज़्यादा हिंदी सपोर्टर हूँ, लेकिन फिर भी इंग्लिश आप एटलीस्ट इकोनॉमी में अवश्य वर्ड याद रखें। बहुत टफ है। आप यहीं पर देखो नॉन परफॉर्मिंग, आपको समझ में आता है ना नॉन परफॉर्मिंग क्या है, लेकिन यहाँ देखो अनर्जक, अनर्जक आपको समझ में नहीं आएगा जबकि आप हिंदी माध्यम से हो, लेकिन नॉन परफॉर्मिंग सही समझ में आएगा कि जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, एनपीए जिसे बोलते हैं। तो आप इंग्लिश और ऊपर भी आपने 1-2 शब्द अभी देखे थे, ठीक है, यही देखो यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आपको समझ में आएगा। एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ, आपको यूपीआई ना दिया होता तो आप एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ में ही घूमते रहते, समझ में नहीं आता। तो एटलीस्ट इंग्लिश में वर्ड अवश्य याद रखिए कि इस वर्ड को क्या कहते हैं, बस इतना भी कर लेंगे आप तो फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिए हैं कई बार, तो मुझे बहुत डिफ़िकल्टी होती प्रीलिम्स में, ठीक है। हम हिंदी पढ़ते हैं, फिर इंग्लिश पढ़ते हैं, फिर जाके आंसर निकालते हैं। इसके चक्कर में हमारा कुछ क्वेश्चन छूट भी जाता है इंग्लिश वालों से, हम इसलिए भी पीछे हो जाते हैं। तो प्लीज़ अगर आप सच में यूपीएससी निकालना चाहते हैं, थोड़ा बहुत इंग्लिश धीरे धीरे करते हुए सीख जाएंगे, करिए, अवश्य करिए। चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर केवल एक सही होगा, ठीक है, कि आप कहीं भी अपना संचालन कर सकते हैं खाता में, बाकी ये दोनों गलत है। तो कोर बैंकिंग समाधान का मतलब क्या है? संचालन किसी भी शाखा से कर सकते हैं, उस बैंक की किसी भी शाखा से, ठीक है। सीबीएस बैंक शाखाओं की नेटवर्किंग प्रणाली है। बैंकिंग सेवा नेटवर्किंग बैंक शाखाओं द्वारा प्रदान की जाती है जिसमें उपभोक्ता बैंक की किसी भी शाखा से मूल लेन देन एवं जरूरी बैंकिंग सेवाएं आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कोर बैंकिंग शाखाओं के तहत उपभोक्ता कहीं भी एवं बैंक की किसी भी शाखा में, बैंक की किसी भी शाखा में, भले ही उपभोक्ता ने अपना खाता किसी भी शहर में खुलाया हो, वहाँ सेवाएं प्राप्त कर सकता है। खातों की लेन देन, ऋण बंधन, भुगतान इत्यादि शामिल हैं, सब कुछ कर सकता है यानी, ठीक है। कोर बैंकिंग सर्विस कंप्यूटर नेटवर्क तकनीकी पर संचालित होती है। बैंक की सभी शाखाओं के रिकॉर्ड को केंद्रीकृत कर सकता है, ठीक है। मतलब वही है ना, बैंक का एक पोर्टल है, मान लो वहाँ सबका अकाउंट है, अब वह एक्सेस हर व्यक्ति के पास है, यानी हर उस ब्रांच में है जो उस बैंक की है। तो आप कहीं भी अपना डालेंगे अकाउंट नंबर, वह ओपन हो जाएगा, क्योंकि वह पूरा सब एकीकृत हो गया है, वह सब एक ही पोर्टल पर पहुंच चुका है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई द्वारा घोषित कोषों की सीमांत लागत पर आधारित उधारी दर, जिसे हम लोग शॉर्टकट में MCLR कहते हैं, इसका क्या उद्देश्य था?
मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। क्या ये दिशा निर्देश उधारों की ब्याज दरें निर्धारित करने हेतु बैंकों द्वारा अपनाई गई विधि में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करते हैं? नंबर 2, ये दिशा निर्देश बैंक साख की अनुपलब्धता ये दिशा निर्देश बैंक साख की उपलब्धता ऐसी ब्याज दरों पर सुनिश्चित करने में मदद करते हैं जो ऋण लेने वाले एवं बैंक दोनों के लिए न्याय संगत हो। इनमें से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, कोई नहीं। तो इसका दोनों ऑप्शन सही है। आरबीआई द्वारा जो कोष की सीमांत लागत पर आधारित उधारी का उद्देश्य था वह यही था कि सीमांत निधि लागत पर आधारित अग्रिमों पर ब्याज दरों के परिकलन के अंतिम दिशा निर्देश 2015 में जारी किए थे, जो 2016 से लागू हो गए थे। और क्वेश्चन कब पूछा गया? 2016 में ही क्वेश्चन पूछ लिया गया। देखिए 2015 दिसंबर में लागू हुए थे और 2016 में क्वेश्चन पूछ लिया गया। अग्रिमों पर ब्याज दरों के निर्धारण के लिए बैंकों द्वारा अपनाई जा रही पद्धति में पारदर्शिता को बेहतर बनाने में सहायक होंगे। इनके ऐसी दरों पर बैंक ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित होगी जो उधार लेने वालों के साथ साथ बैंकों के लिए उचित हो। ठीक है, मतलब दोनों का फायदा हो, ऐसी चीज़ें हैं। तो करंट अफेयर्स में कोई ऐसी दिशा निर्देश, ऐसी गाइडलाइन, ऐसा कुछ बन रहा है तो आप उसके ऊपर नज़र रखिएगा। बाकी मैं 1 अप्रैल से करंट अफेयर्स की क्लासेस करा ही रहा हूँ, हर महीने की मंथली सीरीज आप देख सकते हैं। वित्तीय स्थिरता और विकास परिसर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्तीय स्थिरता और विकास परिसर यह नीति आयोग का एक अंग है या संघ का वित्त मंत्री इसका प्रमुख होता है। अर्थव्यवस्था के समष्टि सविवेक मैक्रो प्रूडेंशियल पर्यवेक्षण का अनुवीक्षण या मॉनिटरिंग करता है। कौन सा इसमें से सही है? तो इसका सी आंसर सही है। 2 और 3, पहला गलत है। नीति आयोग का एक अंग है, यही गलत है। और आप जब पीवाईक्यू लगाते रहेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि यहीं पे फंसाया जा रहा है हमें। ठीक है, तो वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद का प्रमुख केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। रिजर्व बैंक के गवर्नर, वित्त सचिव, मुख्य आर्थिक सलाहकार, सेबी के अध्यक्ष, इरडा के अध्यक्ष, पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के अध्यक्ष, ये सब होते हैं इसमें। ठीक है, तो ये भी अगली बार पूछा जा सकता है कौन कौन इसमें होता है। यह अर्थव्यवस्था के समष्टि साविवेक पर्यवेक्षण की मॉनिटरिंग करता है। भारत में वित्तीय सशक्तता और वित्तीय संस्थाओं को स्थायित्व प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था है। स्थापना 2010 में प्रणब मुखर्जी जी वित्त मंत्री थे, उस समय हुई थी। अनुशंसा किसकी थी? रघुराम राजन समिति की अनुशंसा थी। उद्देश्य क्या है? FSTC का कार्य देश में वित्तीय शिक्षा एवं वित्तीय समावेशन पर नजर रखना है। इसका काम देश में मजबूत वित्तीय संरचना एवं तंत्र का विकास करना है। वित्तीय घटनाओं पर नजर रखेगी और वित्तीय संस्थानों के बीच सहयोगी, यानी वित्तीय संस्थानों के बारे में सब कुछ इधर उधर होगा। 5th क्वेश्चन देखते हैं आज का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना APEC द्वारा की गई है। न्यू डेवलपमेंट का मुख्यालय संघाई में है। कौन सा इसमें से सही है? आपने न्यू डेवलपमेंट बैंक का नाम सुना होगा, उसकी स्थापना APEC के द्वारा नहीं की गई है बल्कि ब्रिक्स देशों के द्वारा की गई है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना ब्रिक्स देशों के द्वारा की गई है, 2014 में की गई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय संघाई में ही है। ठीक है, और इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, अटल पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह एक न्यूनतम गारंटीड पेंशन योजना है जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों को लक्ष्य बनाती है। नंबर 2, परिवार का केवल एक ही व्यक्ति इस योजना में शामिल हो सकता है। नंबर 3, इस सब्सक्राइबर की मृत्यु के पश्चात जीवन साथी को आजीवन पेंशन की समान राशि आवंटित होगी। जहाँ भी फंसा सकता है आयोग, वहाँ पे मैंने सर्किल कर दिया। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या है? 1 और 3 है। दूसरा आंसर गलत है। केवल एक ही व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है? नहीं। अटल पेंशन योजना 2015 में आई थी। ठीक है, इस योजना में एक परिवार के एक ही सदस्य को लाभ प्रदान करने का जिक्र नहीं है। अब आपको एक चीज दिखाएं, देखो ये योजना कब आई? 1 जून 2015 में। क्वेश्चन कब पूछा गया? 2016 में।
आप देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक स्थापित कब हुआ? 2014 में। क्वेश्चन कब आया? 2016 में। आप देखिए 2014 2016 2 साल बाद। अभी ऊपर हमने इसको देखा था, ये वाला, ये कब आया था, कब लागू हुआ था? 2016 में। ठीक है, क्वेश्चन कब पूछा गया? 2016 में, यानी दिसंबर 2015 में दिशा निर्देश आए, 2016 में लागू हुआ। तो 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो करंट अफेयर्स में 1-1.5 साल में रहे थे, वह क्वेश्चन उठा के पूछ लिए गए। तो इकोनॉमी में करंट भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। चलते हैं 2015 की तरफ। पहला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन धन योजना निम्नलिखित में से किसके लिए प्रारंभ की गई? 2014 में 15 अगस्त को आई थी ये योजना, और 2015 में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, करंट अफेयर्स से है। ठीक है, आप कहोगे ये क्यों बता देते हो? जिससे आपको पता चले कि करंट अफेयर्स इकोनॉमी में कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना गरीब लोगों को अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर आवास ऋण प्रदान करने के लिए थी। क्या ये आवास के लिए थी? पिछड़े क्षेत्रों में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहित करने के लिए थी। देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए थी। मार्जिनलाइज्ड समुदायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए थी। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? सी आंसर सही है। देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए, यानी एटलीस्ट सबको एक आधार कार्ड एक खाता अवश्य होना चाहिए, जब जरूरत पड़ने पर काम आए। प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई। बचत और जमा खाते, रेमिटेंस, साख, बीमा, पेंशन, रहनी, सभी की बातें सुनिश्चित की गई थी। ठीक है, तो आप करंट अफेयर्स देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, जब भारतीय रिजर्व बैंक सांविधिक नकदी अनुपात, हम इसे SLR कहते हैं, को 50 आधार अंक कम कर देता है तो निम्नलिखित में से क्या संभावनाएं हो सकती हैं? SLR क्या होता है, CRR क्या होता है, आपको पता होगा दोनों चीजें। SLR कम कर दिया का मतलब है पैसा मार्केट में ज्यादा आ जाएगा, और पैसा मार्केट में ज्यादा आएगा तो क्या होगा उससे? भारत की GDP विकास दर प्रबलता से बढ़ेगी। क्या ऐसा हो जाएगा एकदम कि 50 पॉइंट कम किया और मार GDP 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन ऐसा हो जाएगा? विदेशी संस्थागत निवेशक हमारे देश में अधिक पूंजी लगाएंगे। क्या ऐसा होगा? FDI बहुत ज़्यादा आने लगेगा सिर्फ 50 आधार अंक कम करने की वजह से? वाणिज्यिक बैंक अपनी उधार देने की दर को घटा सकते हैं। इससे बैंकिंग व्यवस्था की नकदी में प्रबलता से कमी आ जाएगी, कमी तो नहीं आएगी। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। बचा कौन? उधार देने वाला। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपनी उधार देने की दर को घटा सकते हैं, यानी वह जब पैसा ज़्यादा होता है तो क्या होता है? ब्याज दर घट जाएगी। जब चीज़ ज़्यादा होती है तो प्राइस कम हो जाते हैं, जब चीज़ कम होती है तो प्राइस बढ़ जाते हैं। आप उससे समझ सकते हैं इसे। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा है। SLR क्या होता है तो इस मैंने समझा ही दिया, इसमें वही है। वैसे तो SLR की व्यवस्था के तहत बैंकों को अपने पास अपनी जमा का कम से कम 0% से अधिकतम 40% तक नगद, स्वर्ण, विदेशी मुद्रा या प्रतिभूतियां रखना अनिवार्य है, या RBI निर्धारित करती है। जो CRR होता है वह RBI के पास रखना होता है, वह नगद ही रखा जाता है, कैश फॉर्म में ही रखा जाता है। SLR को इन फॉर्म में रख सकते हैं, नगद में भी, स्वर्ण में भी, विदेशी मुद्रा भंडार में भी, उसको बैंक को अपने पास रखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। समाचारों में प्राय आने वाला बेसल 3 समझौता, या सरल शब्दों में बेसल 3 क्या है? तो बेसल 3 हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तो बेसल बैंक से संबंधित है। जैव विविधता के संरक्षण, कोई लेना देना नहीं। ग्रीन हाउस गैस, कोई लेना देना नहीं। प्रौद्योगिकी से कोई लेना देना नहीं। इसका आंसर होना चाहिए बी। बैंकिंग क्षेत्रों के वित्तीय और आर्थिक दबावों का सामना करने के सामर्थ्य को उन्नत करने, जोखिम प्रबंधन को उन्नत करने का प्रयास है। 3 आए थे मैंने जैसे बोला, तो एक 1988 में आया था,
ठीक है। दूसरा आया था 1999 में और तीसरा आया था 2010 में। इसमें एक अमाउंट होता है जिसे बैंकों को अपने पास या आरबीआई के पास रखना होता है, ठीक है। तो एक मेंटेन करना पड़ता है रुपया, तो वह उसके लिए ये आया था जिससे जोखिम कम हो सके, कोई वित्तीय संकट आ जाए तो बैंक एकदम से कोलैप्स ना हो जाए, ठीक है। तो हमारे यहाँ ये मेंटेन है, इससे जितना इन्होंने बताया उससे ज़्यादा ही आरबीआई कहता है कि रखो अपने पास, और सही है वो, ठीक है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा बेसल वाला, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 1 2 3। नाउ टू मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बैंक दर, दूसरा है ओपन मार्केट ऑपरेशन, तीसरा है पब्लिक डेप्ट, चौथा है पब्लिक रेवेन्यू। इनमें से कौन मौद्रिक नीति के घटक है? तो दो प्रकार की नीतियां होती हैं, एक आरबीआई जो करता है उसे मौद्रिक नीति बोलते हैं, एक सरकार जो करती है, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा वित्तीय चीज़ों में स्थिरता नहीं रह जाती, जब महंगाई बढ़ जाती है, कम हो जाती है, या कोई भी संकट जैसा लगने लगता है कि कुछ गड़बड़ चलने वाला है, उससे पहले ही आरबीआई के पास पूरी सामर्थ्य है कि वह कुछ भी करके उसको मेंटेन करे, और भारत सरकार के पास भी ऐसी चीज़ें हैं। तो जो आरबीआई करती है उसे मौद्रिक नीति बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो इनमें से क्या क्या मौद्रिक नीति से संबंधित है? तो इसमें सी जो ऑप्शन है 1 और 2, बैंक दर और खुली बाजार कार्रवाई, ये दोनों तो हैं, लेकिन ऋण से इसमें कोई लेना देना नहीं है, राजस्व से इसमें कोई लेना देना नहीं है। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि प्रतिभूतियां जो हैं सरकार की आरबीआई के पास, वह अगर बेच देगी तो पैसा उसके पास आ जाएगा, और जब वह खरीद लेगी प्रतिभूतियां, वह पैसा मार्केट में चला जाएगा। इससे वह मार्केट से पैसा लेने और देने का काम करती है, जिससे मार्केट में पैसा एक सर्टेन अमाउंट ही बना रहे, ज़्यादा हो जाएगा तो दिक्कत होगी, और कम होगा तब भी दिक्कत होगी। और बैंक दर, वही बैंक दर बढ़ा देगा तो लोग लोन कम लेंगे तो पैसा मार्केट में कम जाएगा, बैंक दर घटा देगा तो लोन ज़्यादा लेंगे लोग और पैसा मार्केट में ज़्यादा जाएगा। यानी मार्केट में एक सर्टेन अमाउंट मेंटेन रखने के लिए ये सब चीज़ें की जाती है, ठीक है। तो मौद्रिक नीति के घटकों में क्या क्या शामिल है? एक तो सीआरआर शामिल है, एसएलआर शामिल है, जो मैंने ऊपर बता ही दिया। सीआरआर, बैंकों को एक सर्टेन अमाउंट आरबीआई के पास रखना होता है, और एसएलआर एक सर्टेन अमाउंट खुद के पास रखना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीआरआर केवल नगद फॉर्म में रखा जाता है, एसएलआर को नगद, स्वर्ण मुद्रा, प्रतिभूति, किसी भी फॉर्म में आप रख सकते हैं। बाकी बैंक रेट क्या होती है आपको पता होगा, खुला बाजार तंत्र, पब्लिक डेट, लोक, ये सब पता होगा, आपने पढ़ा ही होगा, टाइम वेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 2014 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सांविधिक आरक्षित आवश्यकताओं का उद्देश्य है? नंबर 1, केंद्रीय बैंकों द्वारा निर्मित की जा सकने वाली अग्रिम राशियों पर नियंत्रण रखने की सक्षमता प्रदान करना। नंबर 2, बैंकों में जनता की जमा राशियों को सुरक्षित व तरल रखना। नंबर 3, व्यावसायिक बैंकों को अत्यधिक लाभ कमाने से रोकना। ऐसा होगा क्या? नंबर 4, बैंकों को दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त कोष्ठ नकदी रखने को बाध्य करना। तो क्या ये दिन प्रतिदिन की बातें हैं? तो इसका आंसर होगा ए, केवल एक सही है, बाकी तीनों गलत हैं। केंद्रीय बैंकों द्वारा निर्मित की जा सकने वाली अग्रिम राशियों पर नियंत्रण रखने की सक्षमता प्रदान करता है सांविधिक आरक्षित, यानी सांविधिक आरक्षित आवश्यकताओं के तहत एसएलआर के माध्यम से। देखो एसएलआर कितनी बार क्वेश्चन में आ चुका है। केंद्रीय बाजार में तरलता संकट न होने देने अथवा तरलता प्रबंधन के लिए बैंकों द्वारा निर्मित की जा सकने वाली अग्रिम राशियों पर नियंत्रण करता है। यानी वही आरबीआई जो है वह मेंटेन करता है कि कितना पैसा मार्केट में होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए। एसएलआर 2016 में जो था घटाकर 21.25 हो गया है। आप इसको करंट अफेयर्स से देख लीजिएगा आप अभी कितना है, क्योंकि ये चेंज होता रहता है। नंबर दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। शाखा रहित क्षेत्रों में व्यावसायिक संवाददाताओं यानी बैंक साथी की सेवाओं द्वारा
लाभार्थियों को कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती हैं? बैंक साथी आपने सुना होगा, इनसे कौन सी सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं? यह लाभार्थियों को अपने गांव में अपने सब्सिडीज और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने योग्य बनाती हैं। यह ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों को धनराशि जमा करने व आहरण करने योग्य बनाती हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप दिमाग से भी सही कर सकते हैं, दोनों सही हैं क्योंकि दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट लग रहे हैं और दोनों लग रहा है कि हाँ सही होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन आप थोड़ा सा दिमाग से भी सही कर सकते हैं, लेकिन PYQ के लिए आपको 2-4-10 बार देखने पड़ेंगे जिससे आप उसकी मेंटेलिटी समझ पाएँ। ठीक है, तो इसमें इतना कुछ पढ़ने के लिए नहीं है कि करंट अफेयर्स में होगा इसलिए पूछा गया, तो इतना आसान मतलब इतना ज़रूरी नहीं है। आगे चलते हैं। सीमांत स्थायी सुविधा दर तथा निवल मांग और सावधिक देयताएं पदबंध कभी कभी समाचार में रहते हैं, उनका प्रयोग किसके संबंध में किया जाता है? तो इसका संबंध बैंक कार्य के लिए किया जाता है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने करंट अफेयर्स में आते रहते हैं और आपको जहाँ से भी आप इकोनॉमी कर रहे हैं वहाँ पढ़ाया भी गया होगा इन सब के बारे में, तभी आप करंट अफेयर्स की जो चीज़ें हैं वह समझ में आएगा आपके। ठीक है, तो इसमें भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। NDTL होता है, 2 प्रकार की देयताएं होती हैं, एक मांग देयताएं और एक सावधि देयताएं, यानी समय के साथ जो होती हैं जिसे हम FD वगैरह बोल देते हैं, और मांग देयताएं जो करंट और सेविंग अकाउंट होते हैं उन्हें बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह अर्थव्यवस्था क्या होगी? अगर ब्याज दर घटा दें, जैसे बैंक में मैंने कहा ब्याज दर 0 हो गई, मतलब आप 1000 रुपये ले जाइए या 1 लाख ले जाइए, 1 साल के बाद आप 1 लाख ही दीजिएगा, कोई ब्याज नहीं पड़ेगा। तो आप बताओ बैंक में लाइन लग जाएगी ब्याज लेने के लिए कि नहीं? भैया पैसा दे दो, पैसा दे दो। लोग ब्याज पे ऋण क्यों नहीं लेते? क्योंकि ब्याज ज़्यादा होता है, और ब्याज की दर को घटा दिया जाए तो क्या होगा? लोग पैसा लेने के लिए ज़्यादा भागेंगे। तो अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय घटाएगा क्या? व्यय घट जाएगा। सरकार के कर संग्रह को बढ़ाएगा, सरकार का कर संग्रह बढ़ जाएगा। अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा या कुल बचत को बढ़ाएगा? क्या करेगा? इसका C आंसर सही है, अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। हम बैंक से खूब रुपया लेंगे और खूब इन्वेस्टमेंट करेंगे। हमें ही अगर कह दें ब्याज दर 0 हो जाएगी तो मैं भी 10 लाख रुपया उठा के और अपना कोचिंग छोटी मोटी शुरू कर दूं, ठीक है, या 50 लाख रुपया उठा के एक बड़ा सा कोचिंग संस्थान शुरू कर दूं। ठीक है, क्योंकि ब्याज दर ज़्यादा होती इसीलिए लोग नहीं लेते, और ब्याज दर घटेगी तो निवेश बढ़ेगा। तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग से होते हैं। इकोनॉमी आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि SLR कम कर दें तो क्या होगा, CRR कम कर देते हैं तो क्या होगा, बैंक रेट घटा दें बढ़ा देंगे तो क्या होगा, या रेपो रेट कम कर दें तो क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, मैंने समझा तो दिया ही आपको। 2013 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है? वाणिज्यिक बैंकों को कब नियंत्रित कर सकता है? नंबर 1, परिसंपत्तियों की तरलता के समय। नंबर 2, शाखा विस्तार में। नंबर 3, बैंकों का विलय करने में। नंबर 4, बैंकों का समापन करने में। तो इसका आंसर डी है, सभी समय में भारतीय रिजर्व बैंक जो है वह नियंत्रित करता है। क्योंकि RBI अगर नियंत्रित नहीं करेगा ना, कोई भी एक बैंक कोलैप्स होता है तो वह बैंक नहीं कोलैप्स होता है, वह पूरी अर्थव्यवस्था को भारत की चरमरा देता है। ठीक है, तो बैंक सही से चले, ठीक है, इसके लिए RBI समय समय पर चीज़ें करता रहता है। यहाँ पे देखो लिखा भी है CRR फिर SLR, वही आ गया। ठीक है, तो इसमें कुछ नया नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः किस बात का संकेत है? अभी देखो ऊपर क्या बोला था उसने, ब्याज कम कर दें। अब यहाँ देखो कह रहा है बैंक दर अगर बढ़ा दें तो क्या होगा? बैंक दर बढ़ जाएगी तो क्या होगा? ब्याज की बाजार दर गिरने की संभावना है। जब बैंक दर बढ़ जाएगी, बैंक रेट बढ़ जाएगी, तो बैंक दर होती क्या है? जो बैंक जो है ना वो RBI से रुपया लेते हैं, तो जिस ब्याज पे मिलता है, जिस परसेंटेज ब्याज पे मिलता है वो होता है। जब बैंकों को RBI से महंगा मिलेगा रुपया, महंगे ब्याज पर, तो वह जनता को महंगे ब्याज पे देंगे या सस्ते ब्याज पे देंगे? तो वह भी आगे महंगे ब्याज पे ही देंगे। ठीक है, तो यहाँ गिरेगा ये तो करे बेकार है।
केंद्रीय बैंक अब वाणिज्यिक बैंकों को कर्जे नहीं दे रहा, ऐसा थोड़ी होगा। केंद्रीय बैंक सस्ती मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है या केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है? तो महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है, यानी वह चाहता है पैसा मार्केट में कम जाए। बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है तरलता को नियंत्रित करने के उद्देश्य से, यानी बैंक बहुत पैसा है मार्केट में, इसकी वजह से संभावनाएं हैं कि अर्थव्यवस्था बिगड़ने वाली है, इसलिए बैंक जो है आरबीआई जो है वह पैसा अपने पास स्टोर करना शुरू करता है। बैंक रेट बढ़ा देगा, सिक्योरिटीज बेचना शुरू कर देगा, जिससे पैसा आरबीआई के खाते में पहुंच जाए और मार्केट में पैसा कम हो जाए। बैंक दर में वृद्धि के चलते वाणिज्यिक बैंक भी अपने ग्राहकों पर उधारी दर या ब्याज दर बढ़ा देंगे। पिछले क्वेश्चन में क्या था, ब्याज दर घटा देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इनडायरेक्टली पूछ लिया कि ब्याज दर बढ़ा देंगे तो क्या होगा। तो ऋण लोग कम लेंगे और तरलता मेंटेन रहेगी। आगे चलते हैं। अगर आपको ये टर्म समझ में नहीं आते आप कमेंट करिएगा, मैं बहुत आसान भाषा में हिंदी में समझा दूंगा ये टर्म क्या होते हैं, बैंक रेट क्या होता है, रेपो दर, एसएलआर, सीआरआर, सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, निम्नलिखित तरल परिसंपत्तियों पर विचार कीजिए। तरल सब परिसंपत्तियों पर, बैंकों के पास मांग जमा क्या तरल है? तरल का मतलब होता है मुझे अभी चाहिए रुपया और तुरंत मेरे पास मिल जाए। जो मेरे पास करेंसी रखी है वो तुरंत मिल जाएगी, मैं कुछ भी उससे खरीद सकता हूँ। तो तुरंत मैं अकाउंट में गया, एटीएम लगाया, रुपया निकाला, वो भी तरल है, तुरंत मिल जाए उसको तरल बोलेंगे। बैंकों के पास सावधिक जमा, एक टाइम के लिए आपने जमा किया है, क्या वह तरलता होगी? तो तुरंत मिल जाएगी हमें। करेंसी, बैंकों के पास बचत जमा, और इसको भी तरलता के घटते हुए क्रम में रखना है, तरलता के घटते हुए क्रम में। तो करेंसी सबसे ज़्यादा तरल होती है, हमारे हाथ में होती है, तुरंत उससे अभी जाऊँ बिस्कुट खरीदूँ 5 रुपया दूँ तुरंत हो जाएगी। तो सबसे पहले तो करेंसी होगी। तो 4 कहाँ है, ये दोनों में तो 4 स्टार्टिंग में नहीं, यही 2 होंगे। फिर होगी सबसे बाद में आएगी जो मैंने बोला था इसे, बैंकों की सावधिक जमा, तो 2 लास्ट में है, तो यही आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा तरल क्या है, सबसे कम तरल क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, बताया ही गया होगा। बाकी एफडी वगैरह होती है वो थोड़ा सा कम तरल होती है, करेंसी सबसे ज़्यादा तरल होती है, हमारे हाथ में होती है। नंबर 4, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचलन, ऊपर भी क्वेश्चन इससे आया था, मैं बार बार दिखाऊंगा नहीं, मैं बार बार बताता रहता हूँ कि क्वेश्चन आया है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुला बाजार तंत्र किसे निर्दिष्ट करता है? अनुसूचित बैंकों द्वारा आरबीआई से ऋण लेना, आरबीआई से ऋण लेना ये तो नहीं होना चाहिए। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उद्योग और व्यापार क्षेत्रों को ऋण देना, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूति का क्रय विक्रय करना। यस, ऊपर आया था तब भी मैंने समझाया था, आरबीआई जो है वो मार्केट में प्रतिभूति डालेगी। प्रतिभूति क्या है ये आपको नहीं पता, इसका मतलब आप नए हैं। ठीक है, आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, आप चाहेंगे तो कमेंट करिएगा, मैं एक वीडियो 10 मिनट वाले सीरीज में बता दूंगा प्रतिभूति क्या है, सब क्या चीज़ें हैं। तो आरबीआई प्रतिभूति बेचता है, रुपया इकट्ठा करता है, जिससे तरलता मेंटेन रहती है। ठीक है, तो वही सब तरलता का खेल है कि कितना पैसा मार्केट में होना चाहिए, ये आरबीआई देखता है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक ऋण क्षेत्र से तात्पर्य किसको ऋण देने से है? यानी प्राथमिक क्षेत्र ऋण दान किसको दे सकता है? तो सबको दे सकता है, कृषि को भी, दुर्बल वर्ग को भी, और लघु एवं छोटे उद्यम को भी। बैंक के पास कुछ परसेंट ऐसा अमाउंट होता है जो वह ऐसे लोगों को देगा जो कृषि, दुर्बल वर्ग या एमएसएमई ऐसे क्षेत्रों से आते हैं, हर बैंक को देना पड़ता है। ठीक है, अलग अलग परसेंटेज होती है, पढ़ लेते हैं, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। प्राथमिक क्षेत्र ऋण दान से आशय अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों को ऋण देने से है जिन्हें विशेष व्यवस्था किए बिना समय पर व पर्याप्त क्रेडिट उपलब्ध नहीं हो पाता है। क्योंकि सब बड़े आदमियों को ही आप दे दोगे तो गरीब बेचारा क्या करेगा, तो एक परसेंटेज लगा दिया गई कि आपको इतना देना ही पड़ेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इसके संबंध में दिशा निर्देश के अनुसार भारतीय व्यापारिक बैंकों तथा 20 से अधिक शाखा वाले विदेशी बैंकों के लिए न्यूनतम 40% प्राथमिक क्षेत्र में अनिवार्य है देना।
किसको? जो भारतीय व्यापारिक बैंक है और जो 20 से अधिक शाखा वाले विदेशी बैंक हैं, 20 से अधिक शाखा वाले, याद रखिएगा। बाकी करंट अफेयर्स से आप पढ़ भी लीजिएगा, हो सकता है चेंज कर दिया गया हो। 20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंकों के लिए यह सीमा 32% थी। तो बाकी 40% आपको याद रखना है, मेन 40% है। कौन कौन से क्षेत्र शामिल है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कई एग्जाम्स में। कृषि और संबंधित गतिविधियां, केवल कृषि नहीं पशुपालन भी होगा, क्योंकि क्या लिखा है, कृषि और संबंधित गतिविधियां। एमएसएमई, लघु छोटे मध्यम उपक्रम, दुर्बल वर्ग को आवास के लिए। आप सुनते होंगे कि होम लोन जल्दी मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि यहाँ उन्हें देना है 40% किसी ना किसी को, और मकान बनेगा तो मकान तो प्रत्यक्ष रूप में खड़ा रहेगा ना, तो उस पर कब्जा करना भी आसान होगा। तो ये चीज ऐसी है जो डूबेगी नहीं, इन्हें पता है, ठीक है। और उनका 40% जो देना होता है वह भी उनका किनारे निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बैंक को ज़्यादा होता है, क्योंकि भाग नहीं सकते ना, ऐसा थोड़ी ये घाटा हो जाएगा, हम लोन नहीं चुका पाएंगे। आपने 5 लाख लिया, मकान बनाया, अब मकान और मकान जहाँ है वहाँ तो आपका है ही ना, तो उस पर तो बैंक अगर आप लोन नहीं देगा तो जाकर कब्जा कर ही सकते हैं। तो इसमें बैंक को घाटा नहीं होता, इसलिए वह हाउसिंग ऋण जो है वह देते रहते हैं। छात्रों को शिक्षा के लिए आपने सुना होगा, फलाने ने बीटेक के लिए ले लिया, धमाके ने बीए के लिए ले लिया, तो ये भी यहाँ 40% वाली उनकी फॉर्मेलिटी होती है, इसलिए वह यहाँ भी दे देते हैं। एक्सपोर्ट क्रेडिट, एक्सपोर्ट अगर कोई चीज़ हो रही है, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा और अल्प आय समूहों एवं अन्य, इन सब के अंदर है। फिर कृषि के अंदर भी अलग अलग परसेंटेज हैं, वह आप पढ़ेंगे जहाँ इकोनॉमी पढ़ रहे होंगे वहाँ। 6 नंबर क्वेश्चन, ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित में से कौन सीधी ऋण सुविधा प्रदान करता है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक, जिसे हम नाबार्ड बोलते हैं। नाबार्ड क्या सीधा ऋण देता है? नहीं। और जब ये गलत हो जाएगा तो ये सारा गलत हो जाएगा और एक ही ऑप्शन सही होगा, जिसका नाम है सी। नाबार्ड क्या करता है? नाबार्ड बैंकों को ऋण देता है, जिससे बैंक आगे चलकर ग्रामीण परिवारों को ऋण दे सके। डायरेक्ट ग्रामीण लोगों को ऋण नहीं देता है। आई रिपीट, नाबार्ड बैंकों को देता है रुपया, बैंक आगे अन्य लोगों को दे सकते हैं, लेकिन नाबार्ड सीधे ग्रामीण परिवार को ऋण नहीं देता है। तो यहाँ सीधा ऋण दिया गया है, लिखा गया है, तो यह नाबार्ड नहीं करता है। यहाँ तो लिखा भी है, नाबार्ड ग्रामीण परिवारों को सीधे ऋण प्रदान न कर सहकारी समिति, सूक्ष्म वित्तीय कंपनियों इत्यादि जैसी मध्यस्थता वाली चीज़ों को देते हैं ऋण। वैद्यनाथ समिति याद रखिएगा, इससे रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2012 का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं। होटल, रेस्टोरेंट, मोटर परिवहन उद्योग, समाचार पत्र प्रतिष्ठान, निजी चिकित्सा संस्थान, उपयुक्त में से किस इकाई के कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा कवच प्राप्त कर सकते हैं? तो निजी चिकित्सा संस्थान जो है वहाँ कोई काम कर रहा है तो वह क्या कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा प्रदान प्राप्त कर सकता है? इस पे डाउट हो सकता है आपको, ठीक है, लेकिन ये भी सही है। 1 2 3 4 चारों सही होंगे। इस पे आपको डाउट हो सकता है कि क्या निजी चिकित्सा जो संस्थान है वहाँ भी हो सकता है? तो हाँ, यस। तो ये 1952 में आया था, 1948 का अधिनियम था, उत्तर प्रदेश कानपुर में किया गया था इसका उद्घाटन, और इसमें ये चीज़ें सम्मिलित थी। निजी चिकित्सा शैक्षणिक संस्थान करंट अफेयर्स में रहा होगा, इसलिए पूछ दिया गया होगा। मोटर परिवहन, सिनेमा व रिव्यू थिएटर, दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, विज्ञापन संस्थान, सब कुछ है, लेकिन जहाँ विज्ञापन में 10 से या अधिक व्यक्ति कार्य कर रहे हैं वहीं की बात है। नंबर 2 क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई बैंकरों के बैंक के रूप में कार्य करता है। जो मैंने बोला, आरबीआई बैंकों को ऋण देता है, बैंक आगे चलकर जनता को ऋण दे देते हैं। तो बैंकों का बैंक है, बैंक का बैंक है। अन्य बैंक आरबीआई के पास अपनी जमा संचित रखते हैं, यस रख सकते हैं। आवश्यकता के समय आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को ऋण देता है, यस देता है। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को मौद्रिक विषयों पर परामर्श देता है, तो परामर्श तो दे ही सकता है ना, डी। तीनों आंसर सही है। तो बैंकों का बैंक कौन है? आरबीआई है। सरकार का बैंक कौन है? आरबीआई है। आरबीआई की कई काम है, पूरी लिस्ट आपको लिखाई गई होगी आपके
सर के द्वारा, वह बहुत महत्वपूर्ण है, आपको रटे होने चाहिए काम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बारे में बता ही दिया मैंने। अब चलते हैं लीड बैंक योजना, जो अभी चर्चा में रही होगी। लीड बैंक योजना क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? बड़े बैंक प्रत्येक जिले में अपने कार्यालय खोलने का प्रयास करें। नंबर 2, विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में कड़ी प्रतिस्पर्धा हो। नंबर 3, प्रत्येक बैंक सघन विकास के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाए। नंबर 4, सभी बैंक अपने पास जमा राशि जुटाने के लिए गहन प्रयास करें। कौन सा सही है? सी सही है इसका। प्रत्येक बैंक सघन विकास के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाए। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही जिले में सब लगा दे रहे हैं, लखनऊ में ही सारे बैंक खुल गए, बाकी जगह है ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। लीड बैंक योजना के विचार की उत्पत्ति फिर से आ गया, देखो, गाडगिल की अध्यक्षता में प्रोफेसर डी.आर. गाडगिल, यानी गाडगिल समिति बोल सकते हैं, इन्होंने दी थी। 1669वें सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक के शाखा विस्तार कार्यक्रम पर बनी नरीमन समिति। दूसरी भी याद रखो, ये बैंक से संबंधित है, इतना भी आपको याद रहेगा तो ठीक रहेगा। नरीमन समिति ने क्षेत्र दृष्टिकोण अपनाते हुए लीड बैंक योजना की शुरुआत करने की सिफारिश की। दृष्टिकोण की इकाई जिला होंगे, प्रत्येक जिला लीड बैंक की भूमिका को निभाने वाले बैंक को आवंटित किया जाएगा। ठीक है, 2011 में क्वेश्चन क्या आया देख लेते हैं। इस टॉपिक का लास्ट ईयर है, 2011 से 2024 तक के हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, आम आदमी बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना के अंतर्गत बीमाकृत व्यक्ति भूमिहीन ग्रामीण कुटुंब के परिवार का मुखिया अथवा कमाऊ सदस्य होना चाहिए। क्या बीमा कर व्यक्ति की उम्र 30 से 65 वर्ष की आयु में होना चाहिए? क्या यहाँ पे फंसा सकता है। योजना में बीमाकृत व्यक्ति के कक्षा 9 और 12 के बीच पढ़े रहे 2 बच्चों तक के लिए निःशुल्क छात्रवृत्ति का प्रावधान होगा। अब आपको कहाँ फंसा सकता है आयोग, वहाँ पे मैंने सर्किल कर दिया है। इसका आंसर होगा सी। 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि एज में ही उसने फंसाया है। शायद 2025 में भी एक क्वेश्चन ऐसे ही आया था जिसमें एज में उसने फंसाने का प्रयास आपको किया था। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। आम आदमी बीमा योजना कब आई थी? 2007 में। पूछा कब गया? 2011 में। चर्चा में रहने वाली चीज़ें याद रहनी चाहिए। 18 से 59 वर्ष आयु होनी चाहिए, ना कि जो लिखा है 30 से 65 वह नहीं होनी चाहिए। बाकी सब सही थे इसमें। आगे चलते हैं। सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस निम्न आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए वित्तीय सेवाओं का प्रावधान करता है। ये सेवाएं उपभोक्ताओं और स्वरोजगार में जुटे व्यक्तियों दोनों को प्रदत्त की जाती हैं। क्या उपभोक्ता और स्वरोजगार में जुटे दोनों व्यक्तियों के लिए है? सूक्ष्म वित्त के अंतर्गत क्या सेवाएं आती हैं उसको आपको बताना है। ऋण सुविधाएं, बीमा सुविधाएं, बचत सुविधाएं, निधि अंतरण सुविधाएं। देख के ही आपको लगेगा चारों होनी चाहिए। मैंने पहले ही बोला, जहाँ पॉजिटिव स्टेटमेंट लगता हो और आपको लगे कि हाँ सही है, तो आप चारों की तरफ जा सकते हैं, यानी ऑल की तरफ जा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले लोक लुभावन ऋण, जिसे टीजर लोन कहते हैं, टीजर लोन क्यों आर्थिक चिंता के विषय हैं? तो लोभ लुभावन ऋण अधोमुखी ऋण यानी सब प्राइम लेंडिंग के ही एक रूप समझे जाते हैं। बैंकों को यह जोखिम रखता है कि भविष्य में उनके ऋण चुकता ना हो। नंबर 2, लोभ लुभावन ऋण मुख्यतः अनुभवहीन उद्यमियों को उत्पादन संबंधी अथवा निर्यात इकाइयां स्थापित करने के लिए दिए जाते हैं। कौन सा इसमें से सही है? तो केवल एक सही है, दूसरा गलत है। क्यों इसको दिया जाता है देख लेते हैं। ऐसे गिरवी ऋण को टीजर लोन कहते हैं, जिसमें ऋण पर ब्याज इस प्रकार से समायोजित होता है कि शुरू में ब्याज दर कम हो और कुछ वर्षों के बाद ब्याज दर में वृद्धि हो जाए। ऐसे ऋणों में ऋण लेने वाला कम ब्याज दर के कारण ऋण लेने के लिए आकृष्ट होता है। ऐसा माना जाता है यदि वह निर्धारित समय में ऋण का भुगतान नहीं करता है तो उसे ब्याज की ऊंची दर के हिसाब से ब्याज देना पड़ता है। सब प्राइम लेंडिंग का ही एक रूप है। सिंपल सा समझो, जैसे कई बार होता है ना, आप कोचिंग में कोचिंग जो है ना, वहाँ आप अगर ले रहे होंगे सब्सक्रिप्शन उसका, या वहाँ कर रहे होंगे आप पढ़ाई, तो उन्होंने कहा होगा कि एक साथ दे दोगे तो 1,90,000 पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप मंथली, थर्ड 3 मंथ में या क्वार्टरली ऐसा कुछ रखेंगे तो आपको ब्याज के साथ 2,40,000 पड़ेगा। ऐसा कुछ आपने सुना है ना? तो वही यहाँ है कि अगर आपने इतने
वर्ष के अंदर या इतने समय के अंदर अमाउंट चुका दिया तो आपको ऋण कम पड़ेगा। अगर आपने इसको लंबा खींचा तो ऋण बढ़ता जाएगा, जिससे ये प्रोत्साहित किया जाता है कि आप जल्दी से जल्दी ऋण चुका दें। ठीक है, और लोगों को भी लगेगा, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि चलो ले लेते हैं लोन और 1 साल मेहनत करेंगे और चुका देंगे। ठीक है, तो इससे लोन भी लोग ज़्यादा लेंगे। समझ गए होंगे आप। नंबर 4, भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप बाजार की तरलता बढ़ जाती है। यहाँ भी देखो बैंक दर कम, ऐसा क्वेश्चन ऊपर पढ़ के आए हैं तो रिपीट हो रहे हैं ना। यस, बाजार की तरलता घट जाती है। बाजार की तरलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वाणिज्यिक बैंक अधिक जमा पूंजी संग्रहित कर लेते हैं। यह अंतिम क्वेश्चन है आज का। इसके बाद हमारा कल नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा, राजकोषीय नीति एवं कर संरचना। बहुत कुछ चल रहा है, आप उसको भी विजिट करके देख सकते हैं। इसका क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में देना है, लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कल मिलेगा। रोज रात को 10 बजे और रोज रात को 8 बजे, रोज सुबह 8 बजे कई सीरीज चल रही हैं, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।